तो चलिए बच्चों, आज हमारा डिस्कशन है सैम्पल पेपर के ऊपर। टर्म 2 का अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं अपन। और आपके पास देखो सामने ऊपर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, लिखा हुआ है टाइम अलाउड 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 40 और लिखा आगे This question paper comprises of two parts, part A and part B. There are 12 questions in the question paper. All the questions are compulsory. 12 questions हैं और सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी है। पार्ट A is compulsory for all candidates and part B has 2 options, जैसे कि आप जानते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर और दूसरा पार्ट आपका है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के ऊपर। तो हम जानते हैं इस बात को कि बेसिकली हम तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही करते हैं। क्लियरली मेंशन्ड है स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। 4th नंबर के इंस्ट्रक्शन में अगर पढ़ें इसके आगे तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 10 आर शॉर्ट आंसर टाइप। टाइप 1 क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स ईच, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 to 6 एंड 11 आर शॉर्ट आंसर टाइप 2। ये टाइप 1 वाले हैं, ये टाइप 2 वाले हैं। ऊपर वाले 2 मार्क्स के हैं और नीचे वाले 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 एंड 12 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये 5 मार्क्स के हैं। एंड देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 3 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। तो देखते हैं कि कैसे इंटरनल चॉइस है, क्या है। हाल फिलहाल हम अभी करेंगे अपना पार्ट ए का। लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। ये तीनों चैप्टर्स में से क्वेश्चंस हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है एनपीओ में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनपीओ का क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मेसर्स अच्युत हेल्थ केयर, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2021, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब देखो, अब आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन देखो किस किस चीज की दे रखी है हमें। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं वो दे रखी हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2020, क्रेडिटर्स for medicines as on 1st April 2020, stock of medicine as on 31st March 2021, creditors for medicine as on 31st March 2021 और फिर cash purchases of medicine during the year and credit purchase of medicines during the year। तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट भी बताया था और ये बात लिखवाया था आपको कि यदि आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन नहीं दे रखा, क्रेडिट परचेज फॉर मेडिसिन दे रखा है, तो हम क्रेडिटर्स के कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ना तो ओपनिंग क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट करेंगे, ना ही हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस हिसाब से देखो बच्चों, देखें तो आपको क्या चीज़ लिखनी है। सोल्यूशन के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। याद रहे, ना तो इस क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट होना है यहाँ पर और ना ही क्लोजिंग क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट होना है। तो सबसे पहले आप लिखने क्या जा रहे हैं, आप लिखने जा रहे हैं कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। तो लिखें यहाँ पर, मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं बच्चों, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। और कितना दे रखा है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन आपको, ये दे रखा है 2 लाख रुपीज का। तो हमने 2 लाख रुपीज लिख दिए यहाँ पे। और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन भी दे रखे हैं। तो आप लिखें क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन, क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन। तो क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं वो भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर वो हैं आपके 6 लाख के, तो 6 लाख लिख दिया अपन ने, 6 लाख।
तो टोटल परचेजेस आपके पास कितनी आ गई, 8 लाख की। ठीक है बच्चों, टोटल परचेजेस हमारे पास 8 लाख की हो गई। और क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बात को कि हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, टोटल परचेज ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, और स्टॉक का करेंगे हम। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, ये बात भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15 लाख को ऐड कर देंगे, तो लिखें यहाँ पर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये हो जाएगा 15 लाख का, और इसमें हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और वो है क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख की। तो जो माइनस होते हैं उसको हम ब्रैकेट से शो करते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप लोग पोडियम के ऊपर जो कैलकुलेशन चल रही है आप देखिएगा, इसमें है 8 लाख रुपीस की आपकी टोटल परचेजेस, और ओपनिंग स्टॉक हमने जोड़ा 15 लाख और माइनस कर दिया हमने 10 लाख, तो हमारे पास आ गई है 13 लाख रुपीस। तो 13 लाख रुपीस की आपकी क्या हो जाएगी, 13 लाख रुपीस आपका हो जाएगा मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जिसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होता है ड्यूरिंग द ईयर। और बच्चों हमें नोट के रूप में लिखकर भी आनी है ये बात, आप नोट के रूप में लिखकर आए ये बात को कि एज क्रेडिट परचेजेस आर गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन in the question, therefore no need to adjust creditors। तो ऐसी स्थिति में हमको क्रेडिटर्स को एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बच्चों देखो, अगर मैं इसी के साथ साथ अगर मार्किंग स्कीम की बात करूं, तो देखो ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। तो जिस बच्चे ने ये आंसर निकाल लिया, उसको मिल जाएगा आधा नंबर, जिसने ये भी निकाल लिया उसको आधा मिल जाएगा, जिसने ये लिख दिया उसको आधा मिल जाएगा, जिसने ये लिख दिया उसको आधा और मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम डिवाइडेड है। तो बच्चे कहीं कहते हैं सर मैं तो यहाँ तक ही ठीक करके आया था, तो कितने नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से आपको ये बात साफ जाहिर हो रही है कि आपने कितना प्रोपोर्शन ठीक किया और आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो किस पर बेस्ड, सेटल ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी बेस्ड और सेटल ऑन इकोनॉमिक रिलेशन पर बेस्ड। तो दोनों पर बेस्ड हमको इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन इसका लिखवाता हूँ और फिर आपको समझा भी दूंगा कि क्या है। तो लिखना चालू करें। 3 कॉलम बनाए, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो लिखें बेसिस, आंसर सॉल्यूशन 2 है, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। किस बेसिस पर आप इसको डिस्टिंग्विश करना जा रहे हैं, ठीक है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में लिखेंगे, फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा कॉलम हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो अब आपको क्या चीज़ लिखनी है, सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पर बेस्ड होके, क्योंकि हमारा बेस है, तो आप लिखें सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी पर बेस्ड। ठीक है, और इस पर बेस्ड होकर अगर आप लिखते हैं तो लिखना पहले लिखें पहले आप एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। ठीक है जी, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में लिखेंगे एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। पहले लिख लें फिर आपको सारी बात समझाता हूं। पेड ऑफ। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट जो हमारा बेसिस था वो था इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर बेस्ड होकर काम करना है। ये हमारा बेस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो इसमें आप लिखेंगे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स economic relationship between the partners continue though in the changed form. Continue though in changed form. ठीक है, और यहां आप लिखेंगे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स come to an end. अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप सोचें ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। मान के चलिए ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है और ये सी पार्टनर है। सी पार्टनर चला गया, ठीक है, किसी वजह से भी रिटायरमेंट हो गई, डेथ हो गई, तो इनकी क्या हुई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गई। अब ये दोनों पार्टनर फिर से एक अपनी पार्टनरशिप को फिर से बनाएंगे, चेंज्ड फॉर्म में लिखा है ना। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू। इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंटिन्यू होगी लेकिन चेंज्ड फॉर्म में होगी। पहले 3 थे, अब 2 रह गए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अब आती है बात डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से बच्चों क्या मतलब है कि जब पूरी की पूरी फॉर्म ही डिसॉल्व हो रही है। जैसे ये था ए पार्टनर और ये था बी पार्टनर। अब मान के चलिए बी पार्टनर की हो जाती है डेथ, तो ऐसे केस के अंदर एक अकेला पार्टनर कभी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे केस के अंदर डिसोल्यूशन किस चीज का हो गया, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म का। पूरी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो गई, फॉर्म ही नहीं रही। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड। अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप क्या काम करते हो, एसेट्स के लिए हम रिवैल्यूड वर्ड यूज करते हैं और लायबिलिटीज के लिए हम रीअसेस्ड वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अगर खत्म हो गई है, क्योंकि अब फॉर्म तो बची नहीं, तो सारी की सारी एसेट्स आप सोल्ड आउट कर दोगे और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उसको पे ऑफ कर दोगे और पूरी फॉर्म को हम बंद कर देंगे। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन नंबर 3, और देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात बोलता है। ठीक है ना, तो अब देखो बच्चों, अब क्या बात आ रही है, क्वेश्चन को ध्यान से अपन पढ़ना चालू करें तो लिखता है सुरेश, रमेश एंड तुषार, 3 पार्टनर हैं, सुरेश, रमेश एंड तुषार। तो हमेशा मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें क्या काम करना है, गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जिससे क्वेश्चन हमें इजीली समझ में आ जाता है। तो लिखते हैं साहब, 3 पार्टनर हैं, सुरेश, रमेश और तुषार। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे रखा है 6:4 का, PSR 6:5:4। अब लिखा है रमेश रिटायर हुआ है, ये बीच वाला, ये हुआ है रिटायर, R से रिटायर, एंड इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन एंड एसेट्स। तो देखो बच्चों, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको कि अगर आपको समझ ना आए तो एक बार वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल बना के देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सुरेश, रमेश, तुषार, यहां पर भी सुरेश, रमेश, तुषार लिखा है। सुरेश, रमेश और तुषार में रमेश के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या लिखा है कि रमेश रिटायर हुआ और उसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, यानी मुझे नहीं पता इसकी रमेश की कैपिटल कितनी थी, मुझे नहीं पता कितनी थी क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखी, लेकिन कहता है एडजस्टमेंट हो गया है किसका, रिजर्व का, एडजस्टमेंट हो गया है रिजर्व का। और एडजस्टमेंट किस चीज का हो गया है, एडजस्टमेंट हो गया है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का, मान के चल लेता हूं प्रॉफिट, एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सबका एडजस्टमेंट होने के बाद एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसकी जो कैपिटल है वो 2,50,400 है। तो चलो बच्चों अब बात करेंगे हम इसमें, मतलब बात यहाँ पर है कि रिवैल्यूएशन हो गया एसेट लायबिलिटी का, और अब इसकी जो कैपिटल दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, टू बैलेंस CD कितनी दे रखी है, टू बैलेंस CD कितनी है, 2,50,400। इसका मतलब 2,50,400 सारे एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल है। और लिखा है सुरेश एंड तुषार एग्रीड टू पे हिम 2,90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और जबकि सुरेश हो गया और ये जो तुषार हो गया, ये दोनों मिलके क्या कहते हैं, बनते तो हैं इसके 2,50,400, लेकिन हम इसको पेमेंट करेंगे कितना, 2,90,000। क्यों भाई, ज्यादा क्यों पेमेंट करेंगे, बोलते नहीं, हम इसको ज्यादा पेमेंट करेंगे। क्यों करेंगे, कोई भी पर्सन ज्यादा पेमेंट क्यों करता है, क्यों, वो कोई पागल है, तुषार कोई और सुरेश कोई पागल है कि ज्यादा पेमेंट करेंगे? सर तुषार और सुरेश पागल नहीं है सर, वो ज्यादा पेमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक छुपी हुई चीज है जो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, और वो है गुडविल। यानी पेमेंट करना चाहिए 2,50,400 का, और फिर भी 2,90,000 का पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं, वो गुडविल का। तो चलिए बच्चों, हम निकाल लेते हैं कि गुडविल का अमाउंट कितना है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपको माइनस करने पर देखो कितना आएगा, 2,90,000 माइनस 2,50,400, तो 39,600 आ गया। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 39,600 आया है आपका आंसर, सर ये क्या शेयर ऑफ गुडविल रिटायरिंग पार्टनर की है या गुडविल ऑफ फर्म है? मैंने कहा बच्चों ये रमेश का ही हिस्सा है, रमेश पार्टनर था, रमेश नाम था ना, रमेश शेयर ऑफ गुडविल है। सर आपको कैसे पता? रमेश शेयर ऑफ गुडविल है, ये पूरे गुडविल ऑफ फर्म नहीं है।
क्योंकि क्या 2,90,000 हमने रमेश को पेमेंट किए? हाँ। क्या रमेश के 240,400 बनते थे? हाँ। तो हर चीज जब यहां पर हमने रमेश की ली है तो ये जो डिफरेंस आया है ये भी तो रमेश का ही होगा, तो इसका मतलब ये गुडविल रमेश की है। अब आपसे बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्या बोल रहे हैं? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, शो योर वर्किंग क्लियरली। वर्किंग तो आपने दिखाई दी, माइनस करके दिखा देना सिस्टमैटिकली। अब एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या दूसरे लैंग्वेज में बोलो रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है जी। तो अब सवाल ये उठता है कि अब निकालना क्या है हमें? जो रिमेनिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर इनका रेशियो निकालना है अपन को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का। तो अब आप जानते हो कि अगर ये रिटायर हो जाएगा तो इनका न्यू रेशियो क्या आएगा? 6:4 का। तो वर्किंग नोट अगर आप बनाएं तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। तो अगर आप वर्किंग नोट बनाते हैं तो 6:4 ओल्ड रेशियो है सुरेश, रमेश और तुषार का, और न्यू रेशियो आया, क्योंकि न्यू रेशियो दे तो रखा नहीं है तो आपको ही निकालना है। ये तो आया ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो, तो आपको वर्किंग में दिखाकर आनी है बात 6:4। तो अब हम सुरेश का निकालेंगे गेनिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, भूलना मत। सेक्रीफाइसिंग का होता है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का तो न्यू माइनस ओल्ड होता है ना। तो इसका कैसे निकल जाएगा? 6/10। कैसे? 6 + 4 10 होते हैं, माइनस ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 6 और 5 11 और 4 15, तो 6/15। तो चलिए बच्चों हम इसका क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 3 का 3 और 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो एलसीएम कितना आ गया? 30। तो अब आप क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 3 6 जा 18, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो किससे? 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12। तो 18 में से 6 गए, 18 में से 12 गए तो 6/30 आ जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों दूसरे का निकालेंगे। अब हम सुरेश के बाद निकल जाएगा तुषार का। सर रमेश का क्यों नहीं निकाल रहे? अपने आप को लगाओ 2 चांटे। कभी भी गेनिंग रेशियो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका थोड़ा निकलता है। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, तो न्यू कितना आ गया? 4/10। ओल्ड कितना आ जाएगा? 4/15। तो लो बच्चों लगा लो एलसीएम 30। सर आपको कैसे पता? ऊपर भी तो यही आया था 10 और 15 का। तो अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आता है? 3 3 4 जा 12 माइनस ये कितना आ जाएगा? 15 2 जा 30 और 2 4 जा 8, तो 4/30। 6:4 का मतलब क्या हो गया? इसको फैक्टराइज कर दो तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 3:2। तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गए? गेनिंग पार्टनर सुरेश और तुषार हो गए। तो आप करेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री पूछी है ना उसने गुडविल की, तो एंट्री करेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। क्या रमेश के हिस्से की गुडविल 39,600 थी? हाँ। क्या 39,600 को 3:2 में बांटेंगे? हाँ, क्योंकि 3:2 हमारा गेनिंग रेशियो है तो गेनिंग में ही बढ़ता है। 39,600 इंटू 3/5 और 39,600 इंटू 2/5। तो देखो 39,600 इंटू 3/5, तो आ गया 23,760। और ऐसे ही अब आप इसका निकाल लो 39,600
इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, यह आ गया 15,840 और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अच्छा, तो ऐसे होना था क्या सर क्वेश्चन? मैंने कहा वही तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करता हूं आपने अच्छी तरीके से इसके सॉल्यूशन को समझ लिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।